हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिंकेश जोशी और मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है आरजेस बायोलॉजी। आज हम 12th की एनसीईआरटी के चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आवर लिविंग वर्ल्ड इज डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। अगर हमको इसकी डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी स्टडी करना है, then we will have to study the levels of organization. अब ये जो levels of organization है वो क्या है, तो वो ऑलरेडी हमने 11th की जो एनसीईआरटी उसमें फर्स्ट चैप्टर है उसमें ऑलरेडी बायोलॉजिकल हिरार्ची के बारे में दिया हुआ है। ओके, वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब इकट्ठा होकर ऑर्गेनल्स फॉर्म कर रहा है। एंड ऑर्गेनल्स से सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, सेल्स से टिश्यू फॉर्म हो रहा है, एंड टिश्यू से ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो रहा है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा होकर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहा है। और ऑर्गेनिज्म इकट्ठा होकर पॉपुलेशन से कम्युनिटीज से इकोसिस्टम से बायोम्स। ओके, सो ये सब फॉर्म हो रहा है। अगर हम ये सारी टर्मिनोलॉजी वन बाय वन स्टडी करें, सो ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हम इकोलॉजी पढ़ रहा है, और इकोलॉजिकल हिरार्ची कौन सा है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोम्स, ये इकोलॉजिकल हिरार्ची है। सो इकोलॉजी में हमको ऑर्गेनिज्म से लेके बायोम तक का पढ़ना है इकोलॉजी के अंदर। ओके, और माइक्रोमोलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये जो हिरार्ची है वो बायोलॉजिकल हिरार्ची है, ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म टू बायोम्स वो इकोलॉजिकल हिरार्ची है। तो अब इकोलॉजी पढ़ रहे, सो हम ऑर्गेनिज्म टू बायोम्स तक पढ़ेंगे। अब ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो इसके अंदर सिर्फ हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेवल का ही इकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो ऑर्गेनिज्म इज ए यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ऑर्गेनिज्म इज ए यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, यूनिसेल्यूलर हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर हो सकता है। ओके, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म की पॉसिबिलिटी है। अगर उसका और एग्जाम्पल देना है हमको, तो एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते, एक अमीबा ले सकते, एक पैरामीशियम हम एज ए ऑर्गेनिज्म ले सकते। अगर कोई डॉग है, काऊ है, तो वो भी एक ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। और काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि हम उसको देख के काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट विदाउट डिफ़िकल्टी। जैसे कि कोई डॉग, काऊ वगैरह है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं विदाउट डिफ़िकल्टी। लेकिन अगर कोई कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी, हाँ, तो उसके अंदर हमको अगर बैक्टीरिया काउंट करना है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे जाते हैं। ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आ चुका है, अब हम पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्चुअली हम किसको बोलेंगे। सो पॉपुलेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है। पॉपुलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। देखो, मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दिखाया हुआ है, एक ही ऑर्गेनिज्म लिया हुआ है, ठीक है। अब उसका जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। लेकिन जो ग्रुप है वो एक ही स्पीसीज का होना चाहिए, ठीक है। दो स्पीसीज के अगर ऑर्गेनिज्म है और उनका ग्रुप है तो हम उसको पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे। पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही स्पीसीज और उसका ही ग्रुप। जैसे कि हम एक पॉन्ड ले लें, ठीक है, ये मैंने पॉन्ड ले लिया और पॉन्ड के अंदर जितने भी राना टाइग्रीना है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो राना टाइग्रीना का पॉपुलेशन है। अगर पॉन्ड की सरफेस पे वाटर हायसिंथ, जिसको हम आइकोर्निया भी बोलते हैं, तो वो जो प्लांट है उसको भी हम किस में कंसिडर करेंगे, पॉपुलेशन में, क्योंकि एक से ज़्यादा प्लांट है, एक ही स्पीसीज हमने लिया हुआ है आइकोर्निया, और उसका ही हम ग्रोथ कंसिडर कर रहे हैं, वो भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। सो पॉपुलेशन के डेफिनेशन में ये वर्ड आना चाहिए, पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर टाइम। सो उसका डेफिनेशन क्या बनता है कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज living together in a common area at a particular time to form a population, ठीक है स्टूडेंट्स।
सो पॉपुलेशन के बारे में समझ में आ चुका है। देखो ये डिफरेंस है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। ऑर्गेनिज्म के उसके अंदर सिर्फ हम एक ही ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, एंड पॉपुलेशन के अंदर हम सिर्फ एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रुप की बात करेंगे हम, ठीक है। तो उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। अब उसके आगे हम जाते हैं। सो ऑर्गेनिज्म इकट्ठा होकर पॉपुलेशन फॉर्म कर रहे हैं। पॉपुलेशंस है, डिफरेंट स्पीसीज के जो पॉपुलेशंस है वो इकट्ठा होकर कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो कम्युनिटी का डेफिनेशन क्या आएगा? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें, ओके, सो यहाँ पे एक स्पीसीज दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्पीसीज है, यहाँ पे एक स्पीसीज है, ठीक है। सो ये डिफरेंट स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो ग्रुप है उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या बनता है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन अ सेम एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड कम्युनिटीज, ठीक है। कम्युनिटीज के डेफिनेशन आपको समझ में आ चुका है, ओके। अगर मैं उसके एग्जाम्पल दूं तो अगर कोई एक इकोसिस्टम है तो उसके अंदर बहुत सारे कम्युनिटीज हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट कम्युनिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि प्लांट कम्युनिटी है तो उसके अंदर हर्ब, श्रब, ट्री, उसके बहुत सारे स्पीसीज है वो उधर हो सकते हैं, उनके ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट कम्युनिटी बोलेंगे। वैसे एनिमल कम्युनिटी भी है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके स्पीसीज और उनके ग्रुप्स अगर कोई इकोसिस्टम में प्रेजेंट है तो उसको हम एनिमल कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी भी हो सकता है। अब हम और आगे जाते हैं कि ऑर्गेनिजम्स उन्होंने इकट्ठा होके पॉपुलेशन फॉर्म किया, पॉपुलेशन ने कम्युनिटीज फॉर्म की, कम्युनिटीज ने इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये इकोसिस्टम क्या है? सो इकोसिस्टम मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट interact to produce a stable system is called ecosystem, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आया? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड उसका नॉन लिविंग एनवायरमेंट, ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका नॉन लिविंग एनवायरमेंट, ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ओके, और एक स्टेबल सिस्टम प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में क्या आ सकता है? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर आ सकता है, लाइट आ सकता है, वाटर आ सकता है, ठीक है। सो ये जो सारे पैरामीटर्स है उसको हम नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इकोसिस्टम भी आपको समझ में आ गया। अब ये हिरार्ची में इकोसिस्टम के बाद क्या है? बायोम्स है, ठीक है। बायोम्स यही चैप्टर में आगे एक टॉपिक है, उसमें थोड़ा बहुत हमको डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बायोम का मीनिंग क्या है। बायोम यानी लार्ज एरिया ऑन अर्थ विथ सिमिलर क्लाइमेट, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोम्स बोलेंगे। समझ में? लार्ज एरिया ऑन अर्थ विथ सिमिलर क्लाइमेट, उसको हम बायोम्स बोलेंगे। उसके एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं? जैसे कि डेजर्ट आ सकता है, ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ सकता है। तो ऐसे जो लार्ज एरिया है अर्थ के कि जहाँ पे सिमिलर क्लाइमेट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोम्स बोलेंगे, ठीक है। और बायोम के अंदर बहुत सारी इकोसिस्टम हो सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये स्लाइड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। अब ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमको क्या दिया हुआ है कि हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो एग्जाम्पल है बुलबुल के सिंगिंग का। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके। अगर हम कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वी कैन आस्क 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इन द गार्डन वी मे आस्क, हमारे दिमाग में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ डज द बर्ड सिंग और व्हाई डज द बर्ड सिंग, ओके। ये जो बर्ड है वो कैसे गाना गा रहा है या फिर वो क्यों गा रहा है, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकते हैं। अगर हम हाउ से क्वेश्चन पूछें, ठीक है, अगर हम हाउ से क्वेश्चन पूछे तो हमको क्या मिलेगा? मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, कि ये जो बुलबुल सिंगिंग कर रही है उसके पीछे उसका मैकेनिज्म क्या है,
ठीक है, ओके, कि उससे हमको आंसर क्या मिलेगा, मैकेनिज्म मिलेगी। तो मैकेनिज्म में क्या हो सकता है कि ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स, उसका वॉइस बॉक्स कैसे काम कर रहा है, उसके जो बोन्स है वो कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं ना, वो सब हमको समझ में आ सकता है अगर हमने हाउ से क्वेश्चन पूछा तो, ठीक है। अगर हम वाई से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस, हमको ये जो प्रोसेस है ना उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा अगर वाई से क्वेश्चन पूछेंगे तो। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन अवर एग्जाम्पल, ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुलबुल सिंगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इन द गार्डन। सो अगर ऐसा साउंड हम सुने तो हमारे दिमाग में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ डज द बर्ड सिंग एंड व्हाई डज द बर्ड सिंग। ओके, अगर हम हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, दैट मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, ठीक है, कि ये जो बुलबुल है उसका जो सिंगिंग प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म हमको पता चलेगा, ठीक है। और अगर हम वाई से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमको इसका सिग्निफिकेंस मिलेगा कि ये जो बुलबुल का जो सिंगिंग है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, वो हमको पता चलेगा। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे हमको मैकेनिज्म पता चल रहा है। सो मैकेनिज्म में क्या पता चलेगा कि ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स, वहाँ पे कौन से बोन्स है, वो कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, ओके, वो हमको समझ में आएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो अगर हम आंसर लेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा कि अगर हम वाई से क्वेश्चन हमने पूछा तो हमको इम्पोर्टेंस मिलेगा, ठीक है, कि बुलबुल जो सिंगिंग कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन में उनका जो मेट है, पार्टनर है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए अगर वो ऐसा साउंड निकाल रहे हो वैसा भी पॉसिबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जा रहे हैं। अब ऐसे दूसरे भी क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में दिए हुए हैं कि when you observe nature around you with a specific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Okay, why are night blooming flowers generally white? Okay, कि जो रात को जो फ्लावर्स है, ठीक है, वो जो उनका जो ब्लूमिंग प्रोसेस है, तो वैसे जो फ्लावर्स है ना वो जो सिर्फ नाइट को ही ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, तो वैसे फ्लावर्स है ना वो वाइट कलर के होंगे, क्योंकि जो वाइट कलर है वो नाइट में विजिबल है। और दूसरा कि उनको जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पिगमेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके, और वो एनर्जी सेव करने के लिए जो फ्लावर्स है वो कैसे रखेंगे, वाइट रखेंगे, ठीक है। दूसरा भी एक क्वेश्चन दिया हुआ कि हाउ डज द बी नो विच फ्लावर इज नेक्टार, ठीक है। सो नेक्टार वो एक मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर शुगर है और जो नेक्टार है उसकी पर्टिकुलर स्मेल भी है, तो उससे जो इंसेक्ट है उनको, जो बी है उनको पता चल जाता है कि ये फ्लावर के अंदर नेक्टार प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे ही वाई डज कैक्टस है सो मैनी थॉर्न्स, वो भी आपको मालूम है कि वो प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स है, उनके अंदर थॉर्न्स मॉडिफिकेशन है। हाउ डज दैट चीक रिकग्नाइज हर ओन मदर एंड सो ऑन, वो चीक है वो अपने मदर को कैसे रिकग्नाइज कर सकता है, हाँ, तो उसके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स है, हियरिंग है, फिर ओल्फैक्शन है, टच है, विजन है, तो ये सारे जो सेंसरी उसके मैकेनिज्म्स हैं उससे वो अपने मदर को रिकग्नाइज कर सकता है। नाउ हमको अभी ये जो चैप्टर है उसमें इकोलॉजी का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो इकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको हर एक टर्मिनोलॉजी, उसका मीनिंग क्या है वो अच्छी तरह से आपको समझना है। अगर आपको नीट फोड़ना है, नीट में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो इकोलॉजी वर्ड दिया है उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। सो इकोलॉजी का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, तो देखो इधर हमको दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दिया हुआ है कि इंटरेक्शन अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स, ओके, इंटरेक्शन अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी का डेफिनेशन समझ में आ गया।
इकोलॉजी का डेफिनेशन मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ये दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या हो रहा है, प्लस ये जो ऑर्गेनिज्म है उनका, ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म है उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके साथ इंटरेक्शन कैसे हो रहा है ना, उसके स्टडीज को हम इकोलॉजी बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, इधर एग्जांपल दूँ कि इंटरेक्शन अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंटरेक्शन अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। सो एक आपको मालूम है, एक एग्जांपल अगर हम ले तो म्यूचुअलिज्म है ना, एक इंटरेक्शन है म्यूचुअलिज्म। सो म्यूचुअलिज्म में क्या है आपको मालूम है, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट, ये दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म है। राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे रहा है, और प्लांट है वो जो फोटोसिंथेसिस से जो न्यूट्रिशन प्रोड्यूस हुआ है उसको वो राइजोबियम बैक्टीरिया को वो प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। सो ये म्यूचुअलिज्म एक इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शंस हैं। सेकेंड हम ले ले प्रेडेशन, प्रेडेशन आपको मालूम ही है, ठीक है, वो भी एक इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म के बीच में। कि प्रेडेशन में क्या होता है, जैसे कि अगर प्रेडेशन की वर्ड हमको सुनाई दे तो हमारे दिमाग में एक ही एग्जांपल आता है सडनली, कि जो टाइगर है वो डियर को उसका प्रेडेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये सब इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म के बीच में। और इधर सेकंड पॉइंट हमको दिया हुआ है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये डेफिनेशन का आपको याद रखना है। और इधर सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म और टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म एंड लाइट, ऑर्गेनिज्म एंड सॉइल, ऑर्गेनिज्म एंड वाटर, जो कुछ भी उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी, उसके स्टडीज को हम इकोलॉजी बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब आगे जो बात की वही इधर है, मैंने आपको जो बोला आगे कि जो इकोलॉजिकल हिरार्ची है, ठीक है, अगर इकोलॉजी हमको स्टडी करना है सो हमको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम अगर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो मैक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम्स तक है, लेकिन हम इकोलॉजिकल हिरार्ची की बात करें तो मैंने आगे बोला आपको कि ऑर्गेनिज्म से हमको कहाँ तक का स्टडी करना है, बायोम तक का स्टडी करना है, ठीक है। चलो, तो ये चैप्टर में हम जो इकोलॉजी पढ़ने वाले हैं वो ऑर्गेनिज्मिक एंड पॉपुलेशन लेवल का हम इकोलॉजी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो इसके अंदर हमको क्या बोला है कि अगर इकोलॉजी at the organismic level is essentially physiological ecology, ठीक है, कि अगर हम ऑर्गेनिज्म के लेवल का अगर हम इकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन हो रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, ओके, और वो फिजिकल एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल का जो इकोलॉजी है उसको हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी बोल सकते हैं, ओके। कि उसके अंदर क्या है कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction, okay। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो कोई भी एनवायरनमेंट है उसके साथ अपने आप को अडेप्ट करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए भी। सो रिप्रोडक्शन की वजह से वो अपने नंबर्स इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। सो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए भी। यू मे हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variation, ठीक है। सो एनुअल वेरिएशन क्या है, देखो ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कि सपोज ये अर्थ है, ठीक है, तो वो जो एक्सिस है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, और वो सन के सराउंडिंग भी रोटेट हो रहा है, और जो एक्सिस है वो टिल्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसके अंदर एनुअल वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से डिफरेंट सीजन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब दिस वेरिएशन टुगेदर विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स। बायोम्स की डेफिनेशन मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। बायोम्स है उसको हम क्या बोलेंगे कि लार्ज एरिया ऑन अर्थ विथ अ सिमिलर क्लाइमेट, यानी अर्थ है उसके हम सारे डेजर्ट ले ले, वो लार्ज एरिया है। फिर ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कॉनिफरस फॉरेस्ट है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा है, ठीक है। सो ये सब क्या है, लार्ज एरिया है, ठीक है, विथ सिमिलर क्लाइमेट। तो ये सब को हम क्या बोलेंगे, बायोम्स बोलेंगे। और अर्थ के ऊपर ये बायोम्स कैसे प्रोड्यूस हुए, आगे जो मैंने आपको बात की प्रीवियस स्लाइड में कि जो अर्थ है वो रोटेट हो रहा है और उसका एक्सिस है वो टिल्ट भी हो रहा है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है और टेम्परेचर की वजह से डिफरेंट सीजन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमको यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। वो ग्राफ किसका है, तो एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो प्रेसिपिटेशन में हम किसको कंसीडर करेंगे, एक यहाँ पे जो रेन है वो एंड स्नो, ठीक है, उसको हम प्रेसिपिटेशन जो है उसमें कंसीडर करेंगे। और इधर आपको यूनिट भी याद रखना है कि ये जो प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है वो एनुअल प्रेसिपिटेशन है और उसका यूनिट है सेंटीमीटर, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने क्या लिया हुआ है, मीन एनुअल टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है उसमें डिफरेंट बायोम्स दिए हुए हैं और ये जो बायोम्स है ना वहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या है वो एक ग्राफ के अंदर दिया हुआ है और वहाँ पे एनुअल टेम्परेचर क्या है वो हमको दिया हुआ है, ठीक है। सो टेम्परेचर वर्सेस प्रेसिपिटेशन का ग्राफ दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट बायोम्स याद रखने हैं, जैसे कि आपको ग्राफ देख के ही समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। अगर जो रेन है, प्रेसिपिटेशन है, वो सबसे कम कहाँ पे होगा, डेजर्ट में होगा, एंड सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा, डेजर्ट में होगा। तो आपको तो ये ऐसे ही याद रह जाएगा, ठीक है, कि ये जो यहाँ पे जो रेन है प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ही कम है, ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर दूसरा हम देखें कि जो रेन है वो सबसे कम कहाँ पे होगा, कि आर्कटिक एरिया। आर्कटिक एरिया क्या है कि जहाँ पे टेम्परेचर है वो माइनस में होगा और वहाँ पे जो रेन है वो कम है। तो ये दूसरा भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे टेम्परेचर कम है और जो प्रेसिपिटेशन है वो भी कम है। अब ऐसा हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन कहाँ पे होगा, प्रेसिपिटेशन मीन्स हम यहाँ पे रेन की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर होगा, ठीक है। सो ये हमको याद रखना है। फिर ये एक टेम्परेट फॉरेस्ट है तो वहाँ पे भी जो रेन है वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो एरिया है, लार्ज एरिया, वो आपको याद रखना है कि वो टेम्परेट फॉरेस्ट का है और उसके अंदर जो प्रेसिपिटेशन है वो इतना हो सकता है, ठीक है, उतना प्रेसिपिटेशन वहाँ पे हो सकता है। और टेम्परेचर आपको याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक है, इतना एवरेज टेम्परेचर वहाँ पे हो सकता है। फिर कॉनिफर्स फॉरेस्ट, तो आप याद रखोगे इसके शेप से ही, ये थोड़ा बहुत कोन शेप का स्ट्रक्चर है ना, तो याद रख लेना है कि वो कॉनिफरस फॉरेस्ट है, उसका दिया हुआ है हमको। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कौन सा बायोम कहाँ पे है, ठीक है। रीजियोनल एंड लोकल वेरिएशंस, ठीक है, रीजियोनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम lead to the formation of wide variety of habitats. ओके, अब हैबिटेट क्या है वो भी आपको समझना है, ठीक है। आपको बायोम्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, इकोसिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक नया टर्मिनोलॉजी है हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है, सो हैबिटेट यानी स्पेसिफिक प्लेस वेयर स्पीसीज और पॉपुलेशन नॉर्मली लिव्स इन नेचर, ठीक है। हैबिटेट एक फिजिकल एरिया है कि जिसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो रैबिट है उसका हैबिटेट कौन सा होगा, ग्रासलैंड एंड ओपन वुडलैंड्स। कैटफिश का हैबिटेट रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल्स ऑल ओवर द इंडिया। इंडियन शार्क स्कोलियोडॉन, आपने नाम सुना है 11th के अंदर, ओके, तो इंडियन कोस्ट है वो उसका हैबिटेट है। मलेरियल पैरासाइट का नाम सुना है आपने, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ओके, तो उसका हैबिटेट क्या है, आरबीसीज ऑफ ह्यूमन एंड स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो,
ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये सब हैबिटेट है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको। अब टेक्स्ट बुक के अंदर ये लाइन दिया हो कि मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर शोन इन फिगर 13.2, ठीक है। तो वो फिगर आपको दिखा देता हूँ कि ये जो डायग्राम है सारे, ये टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए 13.2 फिगर। उसमें जो फर्स्ट है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट, ठीक है। स्लाइड के अंदर हमको कुछ हैबिटेट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि हैबिटेट्स जो है, हैबिटेट्स, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि फेवरेबल ही होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि वहाँ पे उनको सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन करना बहुत ही इजी हो। ऐसे भी हैबिटेट है कि जहाँ पे सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन करना और ऑर्गेनिज्म के लिए अडेप्टेशन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो वैसे भी एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स हैं। जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है स्क्रोचिंग राजस्थान डेजर्ट। स्क्रोचिंग यानी वहाँ पे सीवियर टेम्परेचर होगा, सीवियर हाई टेम्परेचर होगा, ओके, वैसे डेजर्ट। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है परपेंचुअली रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, यानी ऐसे फॉरेस्ट की जहाँ पे 24/7 365 डेज रेन होता ही रहता है, ओके। सो वैसा हैबिटेट। थर्ड दिया हुआ है डीप ओशन ट्रेंचेस, यानी कि अगर ये ओशन है, ठीक है, तो नीचे ऐसा एक फीसर जैसा हो सकता है और यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, ओके। तो उसको हम बोलते हैं डीप ओशियन ट्रेंचेस। सो वहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। फोर्थ हमको दिया हुआ है टोरेंशियल स्ट्रीम्स। टोरेंशियल स्ट्रीम्स यानी कि जहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर फ्लो होता ही रहता है, ओके। परमाफ्रोस्ट पोलर रीजन्स की वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, फ्रोजन टेम्परेचर होगा। देन सिक्स्थ वन है हाई माउंटेन टॉप्स, ठीक है। फिर सेवन्थ है बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स कि वहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा। फिर एट्थ वन है स्टिंकिंग कॉम्पोस्ट पिट्स। स्टिंकिंग कॉम्पोस्ट पिट्स यानी ऐसा खड्डा कि जहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है, ओके, डिकम्पोजिशन हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है और वहाँ से बहुत ऑर्डर भी आ रहा है, ठीक है। तो वैसा जो हैबिटेट है उसको हम स्टिंकिंग कॉम्पोस्ट पिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो भी यूनिक हैबिटेट है, हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स है वो वहाँ पे रह रहा है, ठीक है। तो ये सब हैबिटेट्स हमारी एनसीईआरटी में दिए हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में हमको बोला है कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ different habitats. The most important ones: temperature, water, light and soil. We must remember that physico-chemical यानी abiotic factors, components alone do not characterize the habitat of an organism, ठीक है। मैंने आगे बोला हैबिटेट की डेफिनेशन में ही बोला मैंने आपको कि हैबिटेट है उसके अंदर दोनों कंपोनेंट होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे एंड बायोटिक कंपोनेंट भी होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमको वही बोला हुआ है कि जो हैबिटेट है उसके अंदर सिर्फ फिजिकल केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। हैबिटेट के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं? पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट, पैरासाइट्स आपको मालूम है, अगर उसका हम एग्जांपल ले तो आपको कसकटा प्लांट मालूम है कि वो पैरासाइटिक है हेज प्लांट्स के ऊपर। फिर प्रीडेटर्स, फिर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। वी एज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन नया वर्ड आया। नेचुरल सिलेक्शन मीन्स म्यूटेशन इन जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए या फिर आरएनए दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो उसमें म्यूटेशन की वजह से नए कैरेक्टर प्रोड्यूस होंगे और जो ऑर्गेनिज्म है उसमें इवोल्यूशन होगा और वो अपने आप को एडेप्ट कर पाएगा, ठीक है। किसके लिए वो अपने आप को एडेप्ट करेगा? फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन इट्स हैबिटेट। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? म्यूटेशन इन जीनोम, उसको ही हम नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे जाते हैं। आगे जो पॉइंट दिया हुआ है उसके अंदर हमको एक नया वर्ड मिला और वो वर्ड है निश। हैबिटेट
और हैबिटेट के अंदर जो भी स्पीसीज या पॉपुलेशन है उसका वो फंक्शनल रोल वो हैबिटेट के अंदर क्या है, उसके लिए हम ये नीश वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब फंक्शनल रोल क्या है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि फंक्शनल रोल हैबिटेट के अंदर ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल क्या है। तो फंक्शनल रोल यानी अगर कोई भी स्पीसीज या पॉपुलेशन है तो वहाँ पे उनका फूड क्या है, वहाँ पे वो क्या खा रहा है, ठीक है, उनको कौन खा रहा है, उनका प्रिडेशन कौन कर रहा है, उनकी वो जो हैबिटेट है वहाँ पे मूवमेंट का रेंज कौन सा है, वो नेस्ट फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिजिकल एनवायरनमेंट और जो दूसरी कम्युनिटी है वहाँ पे उनके साथ उनका इंटरेक्शन क्या है, यानी म्यूचुअलिज्म है कि प्रेडेशन है, कॉमेंसालिज्म है, ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शंस हो सकते हैं।